सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में प्रीवियस पब्लिक प्रैक्टिस सेट 14 नंबर और यह हिस्ट्री का है और यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेलेट, यूपीएससी, पीसीएस एंड ऑल एग्जाम जिसमें भी हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण। दोस्तों, वैसे तो आज की डेट में जो यूजीसी नेट का एग्जाम हो रहा है हिस्ट्री का, उसका स्टैंडर्ड और बढ़ गया है, यानी कि इससे भी हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन जो भी पीएचडी करने के लिए तैयारी कर रहे हैं और हिस्ट्री से करना चाहते हैं तो पीएचडी के एग्जाम में इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ जो स्टेट लेवल का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है उसमें भी, और साथ ही जो सेलेक्ट एग्जाम होता है स्टेट लेवल का उसमें भी इसी तरह के इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। यूपीएससी, पीसीएस एंड दूसरे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया। ज़्यादा समय बर्बाद करते हुए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेहरू लियाकत समझौते के विरोध में किन केंद्रीय मंत्रियों ने त्याग पत्र दिया था। यानी कि जो नेहरू का और के बीच में और लियाकत के बीच में जो पाकिस्तान के थे उनके बीच समझौता हुआ था, किस किस ने जो है केंद्रीय मंत्रियों ने त्याग पत्र दिया था। ए है श्याम प्रसाद मुखर्जी, बी है केसी नियोगी, सी है सी राजगोपालचार्य, डी है डॉक्टर अंबेडकर। दोस्तों, पहले का जो है 1 और 2 जो सही हैं, श्याम प्रसाद मुखर्जी और केसी नियोगी ने त्याग पत्र दिया था। प्रश्न नंबर 2 है, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा का नाम क्या है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डुंडर्ट रेखा, बी है मैकमोहन रेखा, सी है रेड क्लिफ रेखा और डी है एलओसी। दोस्तों, दूसरे का सी, रेड क्लिफ रेखा उसको बोला जाता है, जो भारत पाकिस्तान सीमा रेखा है। यानी कि जो अंग्रेजी एक थे जिनका नाम रेड क्लिफ था, उन्हीं के नाम पे इस रेखा का नाम पड़ा रेड क्लिफ रेखा। प्रश्न नंबर 3 है, गांधी जी की पहल पर कितना नकद शेष जो है पाकिस्तान को दिया गया था। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उस समय गांधी जी की पहल पर पाकिस्तान को कितने करोड़ रुपए दिया गया था। ए में दिया है 55 करोड़ रुपए, बी में दिया है 60 करोड़ रुपए, सी में दिया है 64 करोड़ रुपया, डी में दिया है 65 करोड़ रुपया। तो दोस्तों, तीसरे का जो है ए 55 करोड़ रुपया भारत ने पाकिस्तान को दिया था बंटवारे के समय। गांधी जी की हत्या हुई थी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सभी को होना भी चाहिए याद। 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, सी है 31 जनवरी 1947, डी है 31 जनवरी 1948। तो आपको जनवरी तो 30 तो याद ही होगा क्योंकि शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, तो सी डी तो होगा ही नहीं। लेकिन ए और बी में से तो ए नहीं है, देश आज़ाद तो 30 जनवरी को हुआ ही नहीं था, तो आप थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे तो बी ऑप्शन चौथे का सही है, 30 जनवरी 1948। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र भारतीय इस्लामिक समन्वय का सबसे उदाहरण, यानी कि कौन सा ऐसा बजाने वाला यंत्र, यानी कि जिसको हम ढोलक हो गया और तबला हो गया इत्यादि हो गया, सारंगी हो गया, वीणा हो गया, इनमें से कौन सा एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो भारतीय इस्लामिक दोनों को समन्वय में, यानी दोनों धर्म के लोग उसको बजाते हैं। ए है सारंगी, बी है सितार, सी है तबला, डी है वीणा। तो दोस्तों, 5 का जो है तबला भारतीय इस्लामिक संगीत और संस्कृति के समन्वय का, कहने मतलब भारतीय इस्लामिक का भी और भारतीय संस्कृति का दोनों का समन्वय का एक सबसे उदाहरण है, तो इसमें तबला सी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 6 है, मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था। तो दोस्तों, ए में दिया हेमू, बी में दिया संग्राम सिंह, सी में दिया छत्रसाल और डी में दिया पेशवा बाजीराव। दोस्तों, मैं एक चीज़ और बता दूं, जो विक्रमादित्य की उपाधि 6 लोगों को मिली है और उसमें सबसे लास्ट विक्रमादित्य की उपाधि पाने वाला यह है एक दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला और मुस्लिम काल में एक ही व्यक्ति है जिसका नाम है हेमू। यानी कि हेमू मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला, और वही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले एकमात्र हिंदू राजा थे। और पहले ये हेमू क्या थे, जो सूर वंश था ना, सूरशाह वाला वंश था, उसमें सूरवंशी शासक उनका एक उनके शासक था जिनका नाम था मोहम्मद आदिल, उनके प्रधानमंत्री थे पहले। लेकिन जब पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू और मुगल सम्राट के बीच हुआ तो वहाँ पर क्या हुआ, ये हार जाते हैं। तो इसका छठे का ए ऑप्शन सही है।
प्रश्न नंबर 7, शेर शाह के शासनकाल में चांदी के रुपए तथा तांबे के दाम में क्या संबंध था? तो चांदी का रुपया एक तांबे के दाम के कितने रुपए के बराबर था? क्वेश्चन का मतलब ये यहाँ पर यह है, यानी कि एक चांदी का रुपया, तो उसके एक चांदी के रुपए के बदले कितने तांबे के दाम होते थे? ए में दिया है 1:8, बी में दिया है 1:16, सी में दिया है 1:32 और डी में दिया है 1:64। तो दोस्तों 7 का जो है डी ऑप्शन सही है, क्योंकि 1:64 शेर शाह सूरी ने जो चांदी का सिक्का या चांदी का रुपया चलाया था और तांबे का जो चलाया था दाम, उसका अनुपात था। चांदी का जो सिक्का था वो 180 ग्रेन का था और चांदी के रुपए और तांबे के दाम में जो है इतना अंतर था कि एक चांदी के सिक्के को खरीदने के लिए तांबे के जो है 64 सिक्के देने पड़ते थे। प्रश्न नंबर 8, 1569 के मजहर ने अकबर को क्या प्रदान किया? तो दोस्तों इसमें एक में है अमोक्ष अधिकार प्राप्त की, दूसरे में जो है धर्म पर प्रभुत्व किया और तीसरे पे है विरोधी न्यायिक धारणाओं में किसी एक को चुनने का अधिकार दिया, या फिर राजतत्व का देवी अधिकार प्रदान किया। तो दोस्तों जो 1579 के यानी कि 1579 के मजहर ने जो है अकबर को विरोधी न्यायिक धारणाओं में से किसी एक को चुनने का अधिकार दिया था। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 में है मराठों को उमरा वर्ग में शामिल करने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन था? ए है जहांगीर, बी है शाहजहां, सी है औरंगजेब, डी है बहादुर शाह। तो दोस्तों सर्वप्रथम जहांगीर के काल में मराठों को जो उमरा वर्ग में शामिल करने वाला सबसे पहला जो मुगल सम्राट था उनका नाम था जहांगीर। और जो है दक्षिणी भारत में विजय अभियान में मुगल सेनापति जो मुगलों का सेनापति था अब्दुल रहीम खान खाना को बाबाजी कामटे, जगदेव राय आदि मराठों ने पूर्ण सहयोग किया था। मुगल सम्राट जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, जिसका कथा का नाम है तुजुक के जहांगीरी, में भी मराठों को महत्व को स्वीकार किया गया है और उमरा वर्ग में शामिल भी जहांगीर द्वारा ही किया गया। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने अपना जीवन दारा शिकोह के तोपची के रूप में आरंभ किया था? तो दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार आ चुका है। ए है मनुची, बी है वन्यर, सी है ऑस्टियन, डी है टेवनिया। तो 10 का 2 है दोस्तों मनुची, क्योंकि मनुची जो है इटली का रहने वाला एक या विदेशी यात्री था और वह 14 वर्ष की आयु में ही अपने घर पे झगड़ा करके या समझ लो या किसी कारण से वहाँ से भाग गया था और भाग के आने के बाद वह भागता भागता इंडिया में आ गया और उसने सबसे पहले जो दारा शिकोह की जो फौज थी, क्योंकि औरंगजेब से पहले अगर शासक बनना था तो दारा शिकोह बनना था और उसकी भी एक दारा शिकोह भी एक प्रांत का जो है नवाब था, वहां पर जो उसकी सेना थी उसका वह तोपची के रूप में कार्य करता था। प्रश्न नंबर 11, मुगलों के अधीन दीवान की शक्ति में निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं थी? तो यहाँ पर मुगलों के जो अधीन दीवान थी उसकी शक्ति में कौन सा? एक राजस्व विभाग की अध्यक्षता, बी अन्य सभी विभागों की से श्रेष्ठता, सी जो है अन्य विभागों के अध्यक्षों को नियुक्त एवं अपदस्थ करने की संतुष्टि करने का अधिकार, सी सरकारी फरमानों का निगम यानी सरकारी फरमानों को निकालने का अधिकार। तो दोस्तों इसमें जो है जो फोन आ गया था, सॉरी, 11 में जो है दोस्तों मुगलों के दीवान अन्य विभागों के अध्यक्षों की नियुक्ति एवं अपदस्थ करने की संतुष्टि के अधिकार उनसे वंचित था, यानी कि जो वहाँ पर दीवान थे वह किसी भी विभाग के अध्यक्ष को ना तो नियुक्त कर सकते थे ना ही पदस्थ कर सकते थे, यह सिर्फ बादशाह को ही यानी सम्राट को ही यह अधिकार प्राप्त था। प्रश्न नंबर 12 है, मुगल साम्राज्य में नील उत्पादक का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था? ए बयाना, बी कोरोमंडल, सी गुजरात, डी लाहौर।
तो मुगल साम्राज्य में अगर नील के उत्पादक की बात की जाए तो दोस्तों सर्वाधिक जो है बयाना नील उत्पादक में सबसे श्रेष्ठ है, यानी कि ये ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न नंबर 13, किसके शासन काल में भारत में तंबाकू की खेती आरंभ हुई? तो दोस्तों तंबाकू से कई बार क्वेश्चन आता है और कई बार ऐसे आ जाता है कि कौन इसको लाए थे, और कई बार ये भी पूछा गया कि मुगल सम्राट कौन थे जिन्होंने तंबाकू की खेती आरंभ की गई समय में। ए है हुमायूं, बी है अकबर, सी है जहांगीर, डी है शाहजहां। तो दोस्तों 13 का जो है तंबाकू की खेती जहांगीर के समय में शुरू हुई थी और 1605 में जो है पुर्तगालियों द्वारा भारत में इसको लाया गया था, 1605 में। तो इसका ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 14, भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक फारसी कृति की रचना किस मुगल बादशाह के काल में हुई? तो सर्वाधिक फारसी कृतियों की जो रचना हुई किस मुगल, यानी कि भारतीय शास्त्रीय संगीत पर जो बुकें लिखी हुई थी, यानी भारतीय शास्त्रीय संगीत पे जितने भी पुस्तकें लिखी हुई थी उनका फारसी में जो अनुवाद किया गया वह किसके समय में? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो दोस्तों 14 का जो है औरंगजेब के समय में सबसे ज़्यादा भारतीय शास्त्रीय संगीत जो किताबें थी उन पर फारसी अनुवाद किया गया था। उदाहरण के तौर पे दोस्तों मैं बताऊं, जैसे फरुकुल्ला का राग दर्पण, रोशनी जमीर के संगीत परिजात का फारसी अनुवाद किया गया था, और इससे अलावा बहुत सारी ऐसी किताबें थी जिनका फारसी में अनुवाद हुआ। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन एक संस्कृत के विद्वानों की सहायता से दारा शिकोह द्वारा तैयार किए गए उपनिषद के अनुवाद की प्रस्तुति है? यानी कि विद्वानों की सहायता से जो दारा शिकोह था उसने जो है उपनिषदों को क्या हिंदी उसमें अनुवाद किया था। तो अनुवाद हिंदी में नहीं फारसी में था। तो वो किस नाम से अनुवाद किए गए थे? बरह उल हयात, बी है किताब उल हिंद, सी है मम्ज उल बहरीन, और डी है सिर ए अकबर। तो दोस्तों 15 का जो है डी, मुगल सम्राट शाहजहां का जो पुत्र था दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था, और उस अनुवाद के बाद जो बुक का नाम था वो था सिर ए अकबरी, और महान रहस्यों के नाम से भी, यानी कि हिंदी में महान रहस्य के नाम से इनको पुकारा जाता है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने पहली बार 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम कहा? यह क्वेश्चन बहुत अलग अलग एग्जाम में रिपीट हो जाता है। ए रमेश चंद्र मजूमदार ने, बी है अरविंद घोष ने, सी है विनायक दामोदर सावरकर ने, डी है जवाहरलाल नेहरू ने। तो 16 का जो दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर ने पहली बार 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो दोस्तों सी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न नंबर 17, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता थे? दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अगर विद्रोह से पूछा जाता तो बिहार और इनके बारे में पूछा जाता है, कुंवर सिंह के बारे में। तो दोस्तों 17 का जो है पढ़ लेते हैं। ऑप्शन है तात्या टोपे, बी है नाना साहब, सी है मंगल पांडे, डी है कुंवर सिंह। तो दोस्तों बिहार में जो 1857 के विद्रोह के नेता थे वह कुंवर सिंह थे। प्रश्न नंबर 18, बंगाल सेना के उच्च जातीय सिपाहियों को उच्च जातीय भाड़े के सैनिक किसने कहा था? तो दोस्तों बंगाल में कहा था ये बात, और एक अंग्रेज यानी कि थे, और मैं उनका नाम अभी बताऊंगा ऑप्शन में। क्या है जो उच्च जाति के सिपाही थे, यानी कि जो उच्च जाति के लोग सेना में भर्ती होते हैं उन्हें उच्च जाति के भाड़े के सैनिक कहा था। ए में दिया है लॉर्ड ऑकलैंड ने, बी में दिया है सर चार्ल्स नेपियर ने, सी में दिया है लॉर्ड हार्डिंग ने, डी में दिया है हेनरी लॉरेंस ने। तो दोस्तों 18 का जो है बी वाला ऑप्शन सर चार्ल्स नेपियर ने बंगाल सेना के जो उच्च जातीय सिपाही थे उनको उच्च जातीय भाड़े के सैनिक कहा था। प्रश्न नंबर 19, चंपारण सत्याग्रह में गांधी ने किसके पक्ष में संघर्ष किया था? ए जमींदारों के, बी किसानों के, सी श्रमिकों के, डी दलितों के।
तो दोस्तों ये तो बहुत ही आसान है किसानों के, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह में जो है गांधी जी ने किसानों का ही पक्ष लिया था। प्रश्न नंबर 20, ज्योतिबा फूले निम्न में से किससे संबंधित थे? ए किसान आंदोलन से, बी जाति विरोधी आंदोलन से, सी श्रमिक संघ आंदोलन से, और डी सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो 20 का दोस्तों आपको पता होगा, जो महाराष्ट्र के ज्योतिबा फूले थे वह जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थे, और उन्होंने जो है एक समाज की स्थापना की थी जिसका नाम था सत्य शोध समाज की भी स्थापना की थी, और जाति विरोधी आंदोलन के समर्थक थे। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, तीसरे राजा राम मोहन राय, और चौथा विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। तो इनका आपको एक क्रम बताना है कि इनका क्रम क्या है। तो दोस्तों इसमें अगर क्रम की बात की जाए तो राजा राम मोहन राय का जन्म जो है पहले हुआ, यानी कि पहले राजा राम मोहन राय, और उन्होंने 1829 में सती प्रथा, जो भारत में एक बहुत ही अंधविश्वासी प्रथा थी, उसको खत्म अंग्रेज जो उस समय के गवर्नर थे उनसे मिलकर समाप्त किया था। और उसके बाद जो है उनके उत्तराधिकारी राजा राम मोहन राय ने आर्य समाज की भी स्थापना की। उनके उत्तराधिकारी बने देवेंद्रनाथ टैगोर, और उसके बाद उनके उत्तराधिकारी बने केशव चंद्र सेन, और विवेकानंद तो 1857 में जाके उन्होंने लास्ट में, बिल्कुल ये इनका समय है। तो डेट मैं बता देता लेकिन थोड़ा कंफर्म नहीं है, लेकिन इनका ऐसे आपको याद होगा, नॉर्मली आप कर सकते हैं। तो इसका बी ऑप्शन, तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा। प्रश्न नंबर 22 है, बहावी आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? ए अंग्रेजों के साथ अच्छे संबंध बनाना, बी इस्लाम को शुद्ध करना, सी अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करना, डी समाज सुधार का विरोध करना। तो दोस्तों 22 का जो है बहावी आंदोलन का मुख्य लक्ष्य मुसलमानों को शुद्ध करना था, यानी कि इस्लाम को शुद्धिकरण करना। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 23, 19वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशकों में बहराम मालवारी ने किस लिए संघर्ष किया था? इतिहास के अंदर नाम एक खोया सा है, लेकिन कई बार इससे क्वेश्चन आता है। बहराम मालवारी, ए विधवा पुनर्विवाह के लिए, बी श्रमिक वर्गों की स्थिति में सुधार के लिए, सी कम आयु की हिंदू लड़कियों को संरक्षण देने के लिए, डी बाल हत्या निषेध के लिए। तो दोस्तों 23 का जो सी 19वीं शताब्दी के जो अंतिम दशक थे, और उसमें जो है ये अगर इनके बहराम मालावारी के बारे में बात की जाए, ये पारसी समाज से जुड़े हुए थे, और इन्होंने जो आंदोलन चलाया था, कम आयु की जो कन्याएं थी उनका विवाह जल्दी कर दिया जाता था। यानी कि पहले क्या था, 10 से 11 साल की उम्र में भी लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था, जो बहुत ही कितना घिनौना काम था। यानी कि 10 से 11 या 12 साल की जो लड़कियां होती हैं, कितने कहने वाले बच्ची की तरह होती है, उनका शादी कर दिया जाता था। लेकिन ये जो पारसी धर्म के एक संस्था वो थे, समर्थक थे, वो उन्होंने जो बहराम मालवीय ने इसका विरोध किया था उस समय, और बहुत ही एक अच्छा काम किया गया था। प्रश्न नंबर 24 है, बंगाल में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? ए केशव चंद्र सेन ने, बी देवेंद्रनाथ टैगोर ने, सी राजा राम मोहन राय ने, डी अरविंद घोष ने। तो दोस्तों जो 24 का है, राजा राम मोहन राय के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 यानी कि 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसने गो रक्षा समिति स्थापना की थी? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, सी भीमराव अंबेडकर, डी महात्मा गांधी। तो दोस्तों 25 का जो है गो रक्षा समिति की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26,
निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारतीयों के लिए है का नारा दिया था? यानी कि कौन सा ऐसा सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसने कहा भारतीयों के लिए है? ए ब्रह्म समाज ने, बी प्रार्थना समाज ने, सी आर्य समाज ने, डी सत्यशोध समाज ने। तो 26 का जो है भारतीयों के लिए नारा जो दिया था आर्य समाज ने दिया था, जिसके संस्थापक दयानंद सरस्वती थे, जो अभी एक जगह आया था। और दोस्तों इससे पहले मैंने शायद राजा राम मोहन राय को आर्य समाज बोल दिया, वो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। वो मेरे को अभी ध्यान से आया कुछ, तो देख लेना उसको, उस समय मैंने बोल दिया शायद ऐसे ही, क्योंकि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। प्रश्न नंबर 26 हो गया। 27 निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी में विधवा पुनर्विवाह का तीव्र पक्षपाती था? कहने मतलब जो 19वीं शताब्दी थी उसमें जो विधवा पुनर्विवाह का तीव्र पक्ष, यानी चाहते थे कि 19वीं शताब्दी में जो विधवाएं हो जाती हैं या जिनके पति की जो किसी कारण से डेथ हो जाती है उनका पुनः विवाह किया जाए, तो उसके पक्ष में कौन? ए राजा राम मोहन राय, बी केशव चंद्र सेन, सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी पंडित गुरुदत्त। तो 27 का जो है सी ऑप्शन सही है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 27वीं का जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 इसमें सूची दी गई है। सूची 1 में लेखक है, दूसरी तरफ ग्रंथों के नाम दिए गए हैं, आपको उनका मिलाप करना है। जैसे कि आदि ब्रह्म समाज, जो ब्रह्म समाज था उसके बाद आदि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, वो किसने की? बी में दिया है भारतीय ब्रह्म समाज, सी में दिया थियोसॉफिकल सोसाइटी और डी में दिया सत्यशोध समाज। दूसरी तरफ उनके जो है ग्रंथ ज्योतिबा फूले किसके लेखक हैं? ये दोस्तों लेखक नहीं है, ग्रंथ गलत हो गया। ये समाज उनके कहने मतलब आदि ब्रह्म समाज संस्थापक हैं, यानी कि जो उनकी समाज की स्थापना की थी, और दूसरी तरफ उनके नाम दिए हैं। तो दोस्तों इसमें 28 में जो है नंबर 1 पे इधर दिया है ज्योतिबा फूले, दूसरे पे दिया देवेंद्र नाथ टैगोर, और 3 पे दिया है कर्नल आकांक्ष, और चौथे पे दिया केशव चंद्र सेन। तो 28 का दोस्तों अगर देखा जाए तो इसमें आदि ब्रह्म समाज की बात करते हैं तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने, और भारतीय ब्रह्म समाज की केशव चंद्र सेन। और दोनों दोस्तों ब्रह्म समाज में राजा राम मोहन के राय के बाद उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए ये दोनों व्यक्ति आए। पहले देवेंद्र नाथ टैगोर आए, फिर केशव चंद्र सेन। और अगर इसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात की जाए तो कर्नल आकांक्ष द्वारा की गई थी। और इसके बाद सत्यशोध समाज तो आप जानती हैं ज्योतिबा फूले। बहुत ही सिंपल दोस्तों, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें एक आप सबसे पहले 1 या 2 भी जानते हैं तो पहले उसको मिला लें, फिर अगर नहीं आता तो उसके हिसाब से मिला सकते हैं। जैसे मान लिया इसमें अगर हम देखें डी जो सबसे आसान है सत्यशोध समाज, इसमें जो है डी का पहला, तो पहला जो है इसमें बी में है और डी में है, तो आपको एक और याद होना चाहिए, आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इसमें जान सकते हैं कि आपको या तो आदि ब्रह्म समाज आना चाहिए या फिर भारतीय ब्रह्म समाज, एक जो भी आएगा तो उसमें आप मिला सकते हैं, क्योंकि सी या डी। तो इसमें बी है, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का पहला। प्रश्न नंबर 29 1858 के उपरांत समाज सुधार के प्रति भारत सरकार की क्या नीति थी? ए सक्रिय समर्थन की नीति, बी नाम मात्र के समर्थन की नीति, सी सुधारों के विरोध की नीति, या इनके अलग रहने की। तो 1857 के उपरांत जो है तो भारत सरकार यानी कि ब्रिटिश की जो सरकार थी उसका क्या नीति थी, यहाँ पर पूछने का मतलब दोस्तों ये हो जाता है ना कि उस समय भारत सरकार यानी कि भारत के हाथों में कुछ नहीं था, तो उनका जो है इससे अलग रहने की उन्होंने नीति अपनाई थी। पहले उन्होंने समाज में काफ़ी परिवर्तन करने की कोशिश की, लेकिन 1858 के बाद समाज से अलग रहने की नीति अपनाई। तो इसका डी ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 30 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में, यानी 20वीं शताब्दी का आरंभ के 2 दशक मतलब 1901 से लेकर 1920 तक,
के लगभग। राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? ए स्वतंत्रता, बी स्वराज, सी औपनिवेशिक स्वतंत्रता स्वायत्तता और डी प्रशासनिक में भारतीयों की पर्याप्त भागीदारी। तो दोस्तों 30 का जो है सी औपनिवेशिक स्वायत्तता इनका मेन मकसद था। प्रश्न नंबर 31, पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? ए चौधरी खलीक उज जमन ने, सी बी है फजलुल हक ने, सी है मोहम्मद अली जिन्ना ने, डी है चौधरी रहमत अली ने। तो दोस्तों 31 का आप जानते हो कि आसान है, चौधरी रहमत अली ने पहली बार पाकिस्तान शब्द का ब्रिटेन के अंदर रहते हुए इसका प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 32 है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ए नेली सेनगुप्ता, बी सरोजिनी नायडू, सी श्रीमती एनी बेसेंट, डी राजकुमारी अमृत कौर। तो दोस्तों 32 का जो है श्रीमती एनी बेसेंट 1917 में भारतीय कांग्रेस जो थी पार्टी की अध्यक्ष बनी। उसके बाद 25 में सरोजिनी नायडू 1925 में द्वितीय, और ये पहली भारतीय थी। उसके बाद जो नेली सेनगुप्ता थी वह बनी 1933 में, ये कार्यवाहक थी। प्रश्न नंबर 33, कांग्रेस के प्रति कर्जन की क्या नीति थी? तो लॉर्ड कर्जन की क्या नीति थी? इसे गैर कानूनी घोषित करना, बी इसका अस्तित्व ही समाप्त कर देना, सी इसका सहयोग प्राप्त करना, डी कांग्रेस के अधिकतम मित्रता प्राप्त करना। तो दोस्तों 33 में अगर देखा जाए तो कांग्रेस से अधिकतम मित्रता प्राप्त करना इसका मेन मकसद था कर्जन का। प्रश्न नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नेता था? ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी दादा भाई नौरोजी, सी अरविंद घोष, डी महादेव गोविंद रानाडे। तो 34 का जो है सी अरविंद घोष, आपने नाम सुना होगा, तो यह जो है उग्रवादी नेता थे। प्रश्न नंबर 35, 1928 के बारडोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ए गांधी के अनुयायियों ने, बी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने, सी वामपंथी दलों ने, डी किसान सभा ने। तो 35 का जो है दोस्तों अगर देखा जाए तो गुजरात के जो सूरत जिले में एक जगह का नाम है जिसका नाम है बारडोली। वहाँ पर किसानों का जो है किसानों द्वारा अधिक लगान लेने के चलते एक आंदोलन किया गया था, और उस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और वह जो उनके किसके महात्मा गांधी जी के जो है आशीर्वाद से कहें तो कहें तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें वो ऑप्शन तो है नहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, तो लेकिन गांधी जी के वो अनुयायी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उन्होंने वहाँ पर उसका नेतृत्व किया था। और वहाँ पर भी जो होते हैं ना सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको जो है महिलाओं ने क्या है सरदार की जो उपाधि दी थी, उन्हीं की उसी आंदोलन के अंदर दी गई थी कि वे हमारे सरदार हैं। प्रश्न नंबर 36, 1930 के दशक में बिहार के कृषक आंदोलन के नेता कौन थे? ए सी आर दास, बी स्वामी सहजानंद, सी मुजफ्फर अहमद, डी राजेंद्र प्रसाद। तो 36 का जो है 1930 के दशक में जो बिहार आंदोलन के नेता थे उनका नाम था स्वामी सहजानंद। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से दो स्थानों पर भारत छोड़ो आंदोलन अधिक प्रभावशाली रहा, तो वह कौन कौन से स्थान थे? एक नंबर पर दिया मिदनापुर में, बी में दिया बलिया में, सी में दिया अमृतसर में, डी दिया है या 4 नंबर में सूरत। तो इसमें ऑप्शन में बताने हैं, इनमें दो स्थान कौन कौन से हैं? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में बलिया में जो वहाँ के नेतृत्व किया था उनका नाम था चीतू पांडे। वहाँ पर क्या है उन्होंने एक सरकार बना दी थी जिसको उस समय की समांतर सरकार बोला जाता था। और मिदनापुर में भी तामलुक एक वहाँ के जो है नेतृत्व के नेतृत्व कर रहे थे तामलुक नाम के, और उन्होंने भी जो है वहाँ पर भी एक समांतर सरकार
बना दी थी अपनी। तो 37 का जो है पहला मिदनापुर, दूसरा बलिया, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 38 है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? ए बकरतुल्ला ने, बी लाला हरदयाल ने, सी भगत सिंह ने, डी लाला लाजपत राय द्वारा। तो दोस्तों यह तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि 38 का तो आप जानते ही हैं, लाला हरदयाल सिंह द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। प्रश्न 39 है, जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? ए 1929 में, बी 1927 में, सी 1921 में, डी 1932 में। तो दोस्तों जो 39 है, 1929 का जो पहला लाहौर में, कहना मतलब पहली बार जो अध्यक्ष बने वो लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था, वहां से ही बने थे, वहां से इनकी राजनीतिक शुरू होगी। उससे पहले इनके पिताजी मोतीलाल नेहरू का काफी नेतृत्व रहा था। तो दोस्तों आज की वीडियो में 39 ही क्वेश्चन है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचे हुए हैं 75 तक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते भी और पढ़ाते हुए भी। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वो देखेंगे। साथ ही दोस्तों आप मेरी वेबसाइट, हालांकि कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, आप देख सकते हो, अगर नेट के पहले पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ldcnetexam.com पे ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों एक बार लाइक तो बनता ही है, साथ ही दोस्तों को भी शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिल जाए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।